नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम राजस्थान की खबर से। पंजाब का मसला सुलझाने के बाद अब कांग्रेस का फोकस राजस्थान पर है। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने कल राहुल गांधी से मुलाकात की और इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा हुई। सूत्र बता रहे हैं कि कई महीनों से सचिन पायलट अपने करीबी लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाह रहे हैं और उसी को लेकर इस बैठक में बातचीत हुई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य में मुख्यमंत्री बदलाव को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच एक बड़ा बयान दिया है। दिल्ली से रायपुर लौटे सिंहदेव ने फैसले में देरी के सवाल पर कहा कि ये हाईकमान का विशेषाधिकार है कि जब मामला उनके पास है तो फैसला भी उन्हीं की तरफ से आएगा। कोई समय सीमा नहीं रहती, व्यावहारिकता की बात होती है और पंजाब में किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति आएगी, लेकिन आ गई। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले छोटे नहीं होते, इसमें समय लगता है। सभी जगह कुछ न कुछ गतिविधियां चली रही थी। अचानक पंजाब में भी नहीं हुआ, लेकिन बड़ा फैसला हो गया। ये जरूर है कि एक बड़ा फैसला हुआ। ये भी हाईकमांड की इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो हाईकमांड जो निर्णय लेगा स्वाभाविक है कि वो कार्य रूप में आएगा। मुझे याद है जब गवर्नमेंट बननी थी तो 2-3 दिन में ही ऐसा लग रहा था कि पता नहीं छत्तीसगढ़ में कब निर्णय होगा, मुख्यमंत्री कब बनेंगे, कब तय होगा। तो कौतूहल रहता है, छोटा निर्णय नहीं होता है, ये सब बड़ा निर्णय है। तो हाईकमांड बहुत सारी बातों का परीक्षण करता होगा। और अब बात करते हैं असम की, जहां दरांग में गुरुवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। क्या है ये पूरा मामला, ये जानने के लिए देखते हैं हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी की ये रिपोर्ट। असम के दरांग जिले में सिपाझार के पास गोरुखुटी और धौलपुर गुवाहाटी से तकरीबन 3 घंटे दूर है। 30 साल के मोइनुल हक का परिवार सदमे में है। उनकी मौत और बर्बरता के वायरल वीडियो ने देश को स्तब्ध कर दिया है। मोइनुल हक के 3 बच्चे हैं। परिवार जमीन के एक टुकड़े पर सब्जियां उगाकर गुजर करता था। सरकार ने उनको ये कहकर जमीन से हटा दिया कि ये उनकी नहीं है। परिवार का कहना है कि सोमवार को जमीन से हटा दिए जाने के बाद से ही मोइनुल हक बहुत परेशान था और एक डंडा लेकर पुलिस की तरफ दौड़ा। मेरे पिता और मेरा बेटा, हम लोगों की तीसरी पीढ़ी यहाँ खेती किसानी कर रही है। हम बांग्लादेशी नहीं हैं। पुलिस फायरिंग में फंसे 12 साल के शेख फरीद की भी मौत हो गई, जो 8वीं का छात्र था। उसका परिवार भी सदमे में है। उनका कहना है कि वो इस इलाके में 40 साल पहले बसे थे। पब्लिक कभी नहीं कहता कि ये मेरा जमीन है, ये सरकार की है। पुलिस ने भी पब्लिक को पूरा पिटाई किया, उसके बाद फायरिंग भी किया। हिंसा के विरोध में दरांग में बंद रहा विपक्षी दल कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। हिमंत बिस्वा शर्मा जी जब से चीफ मिनिस्टर बना है, ये हर मुद्दा में पुलिस को ज्यादा पावर दे के रखा है और पुलिस ने गोली मार के इस हर समस्या का समाधान करने के लिए उसने जो सिद्धांत लिया है। कार्रवाई के लिए बीजेपी सरकार पर दबाव पड़ रहा है। वीडियो में दिख रहे फोटोग्राफर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। लेकिन फायरिंग में शामिल पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। 10,000 people घेराउड Assam police, utilize violent mood, then police has to retaliate. सरकार का दावा है कि वो असम के स्थानीय लोगों के लिए गैर कानूनी तौर पर बसे लोगों को हटा रही है और जब पुलिस जगह खाली करवाने के लिए आई तो उन पर हमला किया गया। लेकिन दूसरों का कहना है कि यहाँ बसे लोगों ने कब्जा नहीं किया है। इन लोगों को यहाँ से हटाना बीजेपी सरकार के अल्पसंख्यक विरोधी एजेंडे का एक और उदाहरण है। असम में बीजेपी सरकार भूमिहीन मुसलमानों को उनके घरों से निकाल रही है, जहां वो 50-60 साल से रह रहे थे और वो जमीनें मूल निवासियों को खेती के लिए दी जा रही हैं। फिलहाल लोगों को हटाने की कार्रवाई रोक दी गई है।
लेकिन अब सरकार की आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर रहेगी। असम से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी और इसके लिए सीबीआई की टीम प्रयागराज पहुंच चुकी है। सीबीआई टीम ने प्रयागराज के बड़े पुलिस अफसरों और मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम से बात भी की है। सीबीआई को हरिद्वार के उस शख्स की तलाश है जिसने नरेंद्र गिरी से कहा था कि उनका शिष्य आनंद गिरी उनके वीडियो को वायरल करने वाला है, जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी की। एसआईटी की टीम सीबीआई को जांच सौंपने से पहले आज आखिरी बार महंत नरेंद्र गिरी के बाघंबरी मठ पहुंची और उन सारे बिंदुओं पर दोबारा जांच की जो उसे सीबीआई को बताने हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन के अंदर आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर फोटो वायरल कर देगा, मैंने सोचा कि कहां तक सफाई दूंगा, मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी ने उस शख्स की पहचान कर ली है जिसकी खबर से परेशान होकर नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी कर ली, लेकिन नरेंद्र गिरी के ना रहने पर उनके मठ का इंतजाम देखने वाले निरंजनी अखाड़े के लोग अभी भी इसे हत्या मानते हैं। मैंने कहा कि वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, इसलिए उन्होंने हर बार मुझसे कहा कि सरकार मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे लिखना नहीं आता है। तो मैं आज भी उस बात को कह रहा हूँ कि वो कभी लिखते नहीं थे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच के सिलसिले में अब सीबीआई के सामने बड़े सवाल ये हैं कि नरेंद्र गिरी की मौत हत्या है या खुदकुशी, सुसाइड नोट उनका लिखा है या हत्यारे का काम, नरेंद्र गिरी से किसने कहा कि उनकी वीडियो वायरल होने वाली है, क्या आनंद गिरी वाकई कोई वीडियो वायरल करने वाले थे, नरेंद्र गिरी की कथित फोटो या वीडियो की सच्चाई क्या है, आनंद गिरी को उत्तराधिकारी बनाने के बाद नरेंद्र गिरी ने वसीयत क्यों बदली, आनंद गिरी से नरेंद्र गिरी के झगड़े की असल वजह क्या है, मठ की संपत्तियों को बेचने की क्या हकीकत है। मठ में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी काफी राज छुपे हुए हैं। एसआईटी ने मठ के सारे सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं जिन्हें वो सीबीआई को सौंप रही है। महंत के करीबी संतों को इस बात पे हैरत है कि अगर कोई उनकी फर्जी वीडियो जारी भी हो रही थी तो इतने बड़े लोगों को वो जानते थे, उनसे शिकायत क्यों नहीं की। एक दिन पहले केशव भाई उनके पास आए थे, 10 दिन पहले उनके पास और कौन आए, कानून मंत्री जी आए थे और तमाम लोग घूमते फिरते उनके पास आते जाते रहते। केपी सिंह का एक दिन पहले आना जाना, तमाम लोगों का आना जाना है, तमाम लोगों का है। अगर ये सबका एक ही कहना है कि पहले जांच, और वो जांच होने के बाद संस्थान क्या बताता है और उसके बाद जांच हो ही रही है। उधर आज बाघंबरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी की समाधि पर 13 अखाड़ों के साधु संतों ने धूल रोट का आयोजन किया। इसमें 1.25 किलो आटे की एक रोटी बनाई गई, उसमें चीनी और मेवा वगैरह मिलाकर चूरमा बनाया गया और समाधि पे भोग लगाया गया। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच सीबीआई के अपने हाथ में लेने के बाद उनसे जुड़े हुए तमाम लोग खुश हुए हैं। उन्हें लगता है कि सीबीआई एक सेंट्रल प्रोफेशनल एजेंसी है। अब इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होगा। प्रयागराज में नितिन गुप्ता और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं मोतिहारी की, जहां हरसिद्धि में अज्ञात अपराधियों ने आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने प्रखंड गेट के पास वारदात को अंजाम दिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये एक राजनीतिक हत्या है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि सारी दुनिया जैसे प्रदूषण की चपेट में है। भारत के कई शहरों में कई गुना ज्यादा प्रदूषण है और इस प्रदूषण में बड़ा हिस्सा गाड़ियों का है। यूरोप के कई देशों में साइकिल को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम भी आपको मिलवाते हैं एक साइकिल वाले से जिसने अपने ढंग से लोगों को जागरूक किया है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। सोनीपत के अरुण मलिक 10 साल से साइकिल चला रहे हैं। देश के तमाम हिस्सों को छूते हुए इन्होंने अब तक 80,000 किलोमीटर साइकिल चला ली है।
इनका मकसद प्रदूषण के खिलाफ लड़ना और लोगों को उनकी सेहत के लिए जागरूक करना है। उन्होंने अपना जंक्शन के नाम से एक संस्था भी बना डाली है, जिसके साथ आज हजारों लोग जुड़े हुए हैं। तकरीबन 9-10 साल से ये अभियान जो हमने चलाया है, पहले ग्राउंड लेवल पे था, अब सोशल मीडिया का भी सहारा लेके हम काम कर रहे हैं, जिसमें लोगों को फ़ायदा भी मिला है बहुत। अरुण मलिक जैसे लोगों की कोशिशों के बावजूद प्रदूषण की रोकथाम एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। WHO की ताज़ा रिपोर्ट बताती है, इसके मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारियों से दुनिया भर में 70 लाख लोगों की मौत हो जा रही है। भारत में भी प्रदूषण की वजह से 16 लाख मौतें सालाना हो रही है, जबकि भारत में पेट्रोल डीजल पर चलने वाली गाड़ियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। 2018 में देश में 7.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई और 15 करोड़ से ज्यादा दो पहिया वाहन। इन गाड़ियों की वजह से हादसे भी लाखों में होते हैं। भारत में साल में 1.5 लाख से ज्यादा मौतें सड़क हादसों में होती हैं। ऐसे में साइकिल वह विकल्प है जो सुरक्षित भी है, स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर भी और पर्यावरण के लिहाज से मुफीद भी। जो यात्रा का उद्देश्य है वो यही है कि हम अपने शहर में हम छोटे मोटे कामों के लिए बाइक और गाड़ी उठा लेते हैं, जबकि जो वो काम हम साइकिल से भी कर सकते हैं। इसमें जो मेरे युवा साथी हैं, युवाओं के लिए ये यात्रा मैं कर रहा हूँ, ताकि जो 18 साल के जो छोटे बच्चे वो कभी भी गाड़ी और बाइक का प्रयोग न करें। साइकिल से भी आप अपने स्कूल जा सकते हो, साइकिल से भी आप अपने कॉलेज जा सकते हो। लेकिन साइकिल के इस सफर को सिर्फ जुनून की तरह नहीं, एक अभ्यास की तरह लेना होगा, तभी हम और हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेंगे। बढ़ती दूरियां और सड़क के हालात को लेकर साइकिल अभी सबको डराती है, लेकिन ये सच है कि अगर हम इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लें तो अपना भी भला करेंगे और समाज का भी। नई दिल्ली से शिरीन त्यागी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।